नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर बहुत बड़ा दांव खेला है। अब तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति ने सबको चौंका दिया है। ये उनका राजनीतिक कौशल ही है कि 17 सालों से बिहार की सत्ता के केंद्र में है। साल 2017 में महागठबंधन छोड़ वापस बीजेपी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहने लगे थे। उन नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम बनने वाले तेजस्वी यादव ने फिर से उन्हें सिर्फ चाचा कहना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं के बीच सेक्युलर नेता के तौर पर स्थापित रहे हैं। महिला वोटर्स की ताकत, सुशासन मॉडल, वंशवाद से दूर, भ्रष्टाचार के दाग नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सभी तत्व नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बीच सर्वमान्य बनाकर नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा बना पाएंगे या फिर नहीं, या फिर पिछड़े वर्ग के वोट बैंक और महागठबंधन के साथ के भरोसे पीएम की कुर्सी का ख्वाब संजोए नीतीश कुमार को अगले चुनाव में कितना समर्थन मिल पाता है। क्या 2024 में नीतीश बनाम मोदी होगा? ये तमाम सवाल अब राजनीतिक हलकों में उठने लगे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है। मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है। और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों की सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए। तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। देखो, हमने कोशिश की थी कि अंधेरे से उजाले की ओर बिहार को ले जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी लालटेन युग की ओर ले जाना चाहते हैं तो लालटेन की तरफ गए। ऐसे लोगों के तरफ चले गए जिन्होंने बिहार को चारागाह बना दिया था। आज भी चारा घोटाले को लेकर माननीय लालू जी सजा काट रहे हैं, लेकिन कुर्सी के मोह में नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर बिहार को चारागाह की तरफ, घोटाले की तरफ, घोटाले का प्रदेश बनाने की तरफ ले जाने की कोशिश की है, जो अच्छी नहीं। 2024 का अग्निपथ, नीतीश की 8वीं शपथ। जी हां, इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी आप सुन चुके हैं। आइए आपका परिचय करवा देती हूं। इस वक्त कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं? इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राजाराम शिवहरे जी, ओबीसी मोर्चा से बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर बहुत स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं राजाराम शिवहरे जी के साथ सूरज जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू से। सर बहुत स्वागत है आपका जी। साथ ही कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे योगेश गुप्ता जी। सर बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में।
सबसे पहले शुरुआत राजाराम श्रीवरी जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से 2017 की भी हमने प्रतिक्रिया यहां पर सुनी नीतीश कुमार जी की, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है 2014 में आए थे, 2024 में नहीं रहेंगे, बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी था, तमाम जो है वो आरोपों की बौछार अब बीजेपी की तरफ लग रही है। एनडीए से अपना नाता तोड़कर अब महागठबंधन की राह पर चल पड़े हैं नीतीश कुमार जी। एक लंबा राजनीतिक करियर और कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है विश्वास तो जताती है नीतीश जी पर, अब इसका क्या असर पड़ता आप देख रहे हैं 2024 के चुनावों पर? देखिए सुनीता जी, आपने जो कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार पर विश्वास जताती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि बिहार की जनता नीतीश कुमार पर यदि विश्वास जताती होती तो ये नरेंद्र मोदी जी के साथ जब चुनाव लड़े लोकसभा का तो इनको 17 सीटें मिली, और जब ये अकेले चुनाव लड़े थे लोकसभा का तो इनके पास सिर्फ 2 सीटें थी जी। और इससे पहले जब गठबंधन नहीं था, गठबंधन से पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा था इस सरकार के पहले, तो इनके पास लगभग 71 सीटें थी, जो आज 43 सीटों पर आ गए। बिहार की जनता ने जो समर्थन दिया था वो नीतीश कुमार जी को नहीं दिया था, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुशासन वाली सरकार को नेतृत्व दिया था, और ये उम्मीद की थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से बिहार में एक अच्छी सरकार चलेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी पलटू राम, आप देखिए जिस पलटू राम चाचा वो कहते थे, आज उन्हीं के साथ वो जुड़ गए हैं। आपको 2013 का एक वाक्य याद होगा, जब इन्होंने उनसे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तब भी कहा था कि ये सांप्रदायिक हैं और हम इनके साथ नहीं जाएंगे, चाहे हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये फिर भी वहाँ पर आए, एक बार नहीं इनके 8-9 बार पलटू राम कर करके ये सरकार बनाते सीएम बनते चले आ रहे हैं। इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, ये दूसरों के कंधे पर हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में इनका वही हाल होगा जो 2014 में इनका हुआ था कि 2 सीटें मिली थी उस समय, अब इनको 2 भी नहीं मिलने वाली हैं। इनको अहम हो गया है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जितनी बार भी बनिए हमेशा दूसरों के कंधे से बनिए, दूसरों के सहयोग से बन के। इनका खुद का वहां जनाधार बिल्कुल नहीं बचा है। और ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बताइए, जिस चारा घोटाले में लालू यादव परिवार फंसा हुआ है, उस लालू यादव परिवार का सहयोग लेकर के और ये आज उसी भ्रष्टाचारियों के साथ जा रहे हैं, तो ये अपने आप को ईमानदार साबित कैसे कर पाएंगे? ये पिछड़े वर्ग के एक्चुअल में नेता बनना चाह रहे थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में जब से नरेंद्र मोदी जी उभर के पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे छाए हुए हैं, तब से इन्हें अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी, और उस घुटन को ये व्यक्त नहीं कर पा रहे थे और ये छटपटा रहे थे कि कोई बहाना मिले, मैं बाहर जाऊं। ये राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव के बाद ये प्रदेश के नेता भी नहीं रहेंगे, ये जहां हैं उससे भी और नीचे चले जाएंगे, और ये गठबंधन 2 साल भी नहीं चलने वाला। बहुत सी भविष्यवाणियां आपने कर दी हैं। सूरज जायसवाल जी का भी रुख कर लेती हूँ, बहुत सारे सवाल हैं, जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज जायसवाल जी, तमाम बातें आपने सुनी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पलटू राम, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहा करते थे पलटू चाचा, उसके बाद आज चाचा कहकर पैर छूते नजर आए, केचुली वाला सांप उन्होंने कहा, तमाम ऐसे शब्द इस्तेमाल किए और आज एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। क्या कहा जाए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है कि बीच में ही जनाधार, जो कि जनता ने आपको चुनकर सत्ता पर बैठाया और बीच में साथ छोड़कर जो नई तरीके से नया महागठबंधन के साथ जुड़ गए, इसको लेकर क्या लगता है आपको? किस तरीके से आप देखते हैं, जनता आप पर कितना विश्वास कर रही है? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? सूरज जायसवाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? सर, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जायसवाल जी, आपने तमाम बातें सुनी राजाराम श्रीवरी जी की, अब तक आवाज पहुंच रही थी? सर, राजाराम श्रीवरी जी ने भी जो भी बात कही है उसकी वॉइस क्लियर नहीं आई थी मेरे पास। जी, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ अभी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो परिदृश्य नजर आ रहा है, महागठबंधन का रुख एक बार आप फिर कर रहे हैं, वही तेजस्वी यादव जो कि पलटू चाचा कहा करते थे, केचरी वाला सांप कहा करते थे, आज उनको चाचा कहकर पैर छू रहे हैं। एक बार एनडीए का साथ छोड़कर फिर आप जब महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं, क्या लगता है? ये कहा जा रहा है कि महत्वाकांक्षा जो है वो इंसान को इस कदर लेकर जाती है, और बीजेपी का आरोप यह है कि अब वो कहीं के नहीं रहेंगे, 2024 में जनता भी देखेगी और आप भी देखेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूँ जी, नीतीश जी की कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी एक ही इच्छा और एक ही लक्ष्य है, बिहार का विकास। माइक को पास में लाइए, माइक पास में लाइए। उनका एक ही लक्ष्य है
और एक ही उद्देश्य है, वो है बिहार का विकास। जी, मेरी आवाज आ रही है आपके हाँ पास? जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। थोड़ा हमारा दूसरे अतिथि सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, उनका एक ही लक्ष्य है और एक ही उद्देश्य है, वो है बिहार का विकास। जी, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है आज की डेट में कि वो देश की जनता के सामने कह पाए कि किसने जनमत का विरोध किया, किसने जनमत का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी अब जनमत पे विश्वास नहीं करती जी, वो धनमत पे विश्वास कर रही है। और यही कारण है कि वो अन्य राज्यों में जो उसके सहयोगी थे उनको खत्म करने का उसने प्रयास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रवक्ता मेरे छोटे भाई हैं राजाराम सिवरे जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अटल जी की एनडीए में कितने लोग थे, कितने उनके सहयोगी दल थे? आज जितने बड़े सहयोगी दल थे, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो और जनता दल यू जदयू, ये आज उससे अलग क्यों हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत वाली पार्टी नहीं रही। अब तो ये दो नेताओं की पार्टी है और दो व्यापारियों की पार्टी है जी। और निश्चित तौर पर ये दोनों व्यापारी अपने नेताओं के माध्यम से, चाहे वो धनबल हो चाहे शासन का बल हो, ईडी हो, उसके माध्यम से इन्होंने देखा है आपने किस प्रकार से सरकारें गिराई हैं और विधायकों को खरीद फरोख्त की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या 2018 में भारतीय जनता पार्टी को जनमत मिला था क्या? वो तो सत्ता से बाहर थी, क्यों नहीं उन्हें जनमत का? सूरज जायसवाल जी, 2017 में वही नीतीश जी कहा करते थे कि मैंने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर महागठबंधन का साथ छोड़ा है, जहां पर चारा घोटाला हुआ करता था, जहां तमाम घोटाले हुए करते थे, उसके बाद आप साथ दे रहे थे एनडीए का। आज क्या ऐसा हो गया कि अचानक आपकी अंतरात्मा जो है वो आपको कोसने लगी और ये तमाम चीजें आपके सामने आ गई और एक बार फिर आप उसी रुख पे चल पड़े, उसी रास्ते को अपना लिया? आज का वक्त सबसे बड़ा बात लोकतंत्र को बचाने की बात है जी। जिस प्रकार का गंदा खेल पिछले 2 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खेलना चालू किया है, वो निश्चित तौर पर भारत के स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के पूरी तरह खिलाफ है। जिस प्रकार से उन्होंने धनबल के माध्यम से और अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक दलों के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया और जो उसके सहयोगी दल थे उन्हीं को खत्म करने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता से, हम तो उसके अच्छे मित्र थे, बुरे वक्त के सहयोगी थे, तो क्या कारण था कि उन्होंने अरुणाचल में हमारे 6 विधायकों को खरीद के अपने साथ कर लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र बचा था क्या? उसके बाद भी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिसने हमें सचेत किया और भारतीय जनता पार्टी जो 2020 के चुनाव में हमने तो पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं, जनता दल यू के एक एक कार्यकर्ता ने बड़ी ईमानदारी के साथ उसके लिए काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल के माध्यम से जिस प्रकार से हमें डैमेज करने का प्रयास किया था, उसको पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा है। उसके बाद भी नीतीश जी ने कड़वा घूंट पीते हुए अपनी बात आला कमान के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बताई और कहा कि चुनाव के दौरान तो एनडीए के सदस्य थे, चिराग पासवान मंत्री थे, उनको क्यों नहीं अलग किया गया था? और वो खुले तौर पे बोल रहे थे कि मैं तो हनुमान हूं मोदी जी का। तो क्या मोदी जी के आदेश पे वो जनता दल यू को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उन्होंने सिद्धे के माध्यम से खेला किया था, वही हमारे जी बिल्कुल वही खेला आपने भी कर दिया। और अब बीजेपी से जवाब जी, बीजेपी करना चाहती थी आरसीपी के माध्यम से, लेकिन वो भूल गई जी बिहार की माटी की रंगत और उसकी खुशबू अलग है। तो दूर से अपने चाणक्य काल से ही राजनीति का कहीं ना कहीं प्रयोगशाला। सर समय की कमी है, मैं दूसरा हमारे साथ योगेश जी भी जुड़े हुए हैं, मैं राजाराम जी आपके पास आऊंगी, सारे सवालों के जवाब लूंगी। कुछ सवाल योगेश गुप्ता जी के पास भी हैं। अगर बिहार की हम बात करें, चाणक्य काल से ही राजनीति की प्रयोगशाला मानी जाती रही है।
डीएनए में ही राजनीति बिहार के रही है, लेकिन जो सियासी प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया, इतना लंबा अनुभव, इतना लंबा उनका जो एक सीएम पद का जो कहीं ना कहीं एक लंबा से काल से चला आ रहा है, अब उस काल को देखते हुए ये लग रहा है कि 2024 के लिए महागठबंधन इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो विपक्ष के बीच एक सर्वमान्य नेता के तौर पर नीतीश कुमार उभर कर आएंगे। योगेश गुप्ता जी, आपका क्या मत है? कांग्रेस किस तरीके से, अब क्या सर्वमान्य तरीके से, क्योंकि यह कहा जाता है कि महागठबंधन पहले तो तमाम बातें करते हैं कि ये हमारा चेहरा होंगे, वो हमारे चेहरे होंगे, लेकिन जब बात आती है कि कौन होगा पीएम कैंडिडेट, लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार जी की जो छवि है या जिस तरीके से वो लगातार लंबे समय से चले आ रहे हैं बिहार की राजनीति में एक सीएम के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर, क्या वाकई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले कोई नेता जो है विपक्ष में नजर आ रहा है? आपकी क्या इसमें राय सर? सुनीता जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मेरी तरफ ध्यान दिया। इतनी बार उंगलियां उठाई मगर आपने मुझको अनदेखा किया, बहुत बहुत आभार आपका। सर समय की थोड़ी जी समय की कमी तो अब मेरे लिए तो होगी ना, क्योंकि मैं अभी बखिया उखेड़ूंगा तो वो आप लोगों को जमेगा नहीं। देखिए, नैतिक पतन जिन तो लोगों का हो चुका है वो नैतिकता की बातें करें। भ्रष्टाचार से लिप्त सराबोर भारतीय जनता पार्टी, जिसने 8,000 9,000 करोड़ का चंदा मात्र 8 वर्षों में इकट्ठा किया हो, जो राम जी के नाम पर चंदा खोरी करते हैं और फिर चंदा चोरी करते हैं, तो ऐसे लोग अगर नैतिकता की बातें करते हैं तो ये उनका सिर्फ दोगलापन है। अंतरात्मा की आवाज अगर मध्य प्रदेश में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वो अंतरात्मा की आवाज है, और अगर नीतीश कुमार जी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो वो पलटू राम है। ये दोगलापन है। पूरी की पूरी विधानसभा महाराष्ट्र की चोरी करने वाले लोग आज रुदाली गायन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाऊंगा कि 2017 में, सबसे पहले तो ये गलत फहमी दूर करें आप सभी लोग, 2017 में मोदी जी को या नीतीश कुमार को जनादेश नहीं मिला था। 2017 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो गठबंधन था, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, इसको जनादेश मिला था और सरकार भी बनाई गई थी। तब सरकार किसने गिराई थी? तब पलटू राम नहीं हुए थे नीतीश कुमार, आज पलटू राम हो गए। तब अंतरात्मा की आवाज पे आए थे वो भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, आपने भी यूज किया था, आपने भी यूज किया था, आपने भी यूज किया था। एक बात और सुनिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण लोकसभा में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, उस पार्टी के मुंह से भ्रष्टाचार के ऊपर उपदेश। आज भोपाल महापौर मालती राय के ऊपर एक प्रमुख समाचार पत्र में बहुत बड़ा लेख आया, 15 साल पुराने केस में सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक 85 लाख के गबन के मामले में आरोपी हैं। जिस पार्टी का एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हथकड़ी बांध के अदालत गया हो, थोड़ी पार हुआ हो, वो नैतिकता की बातें करता है। तो देखिए, जिन लोगों का नैतिक पतन हो चुका है और जो धन बल बाहुबल के आधार पर जनादेश का अपहरण निरंतर करते आ रहे हैं और एक के बाद एक हर राज्य में कर रहे हैं, अगर उनको टिट फॉर टैट की कहीं से कमिटमेंट मिलती है तो ये लोग बौखला जाते हैं। अभी आपने 2024 पे जो प्रश्न पूछा, मैं उस पर आता हूँ। 2024 अभी काफी दिल्ली दूर है, 2 साल का समय है, और जब 2024 का समय नजदीक आएगा, हालांकि आज नीतीश कुमार जी ने अपने बयान, इकबालिया बयान में यह साफ किया है कि मैं पीएम कैंडिडेट नहीं हूं, बावजूद इसके आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि जब 2024 का समय आएगा तो एक सर्व सहमति से विपक्ष का एक तगड़ा उम्मीदवार खड़ा होगा और उस नेता के ऊपर सभी लोग सहमत होंगे। क्या वो चेहरा नीतीश कुमार का होगा? उसकी चिंता नहीं, उसको आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए अभी ये जो गर्व से और अहंकार में भरी हुई भारतीय जनता पार्टी एक पागल मदमस्त हाथी के रूप में नजर आ रही है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें इनकी जाने वाली है, बिहार से इनका सुपड़ा साफ होगा, मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। अभी हमने 5 बड़े शहर जीत के दिखाए, तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी इनका वही हाल होना है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, साउथ इंडिया में केवल एक ही जगह ये कर्नाटक में, बाकी पूरा साउथ खत्म है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बैठी हुई है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। तो ये मोदी जी के लिए भी 2024 का रण जीतना आसान नहीं है। जिस मोदी की सरकार में पेट्रोल 120 के पार
और डीजल 100 के पार, रसोई गैस 1000 के पार और खाने का तेल 150 के पार, युवा बेरोजगार, किसान लाचार, ऐसी निकम्मी मोदी सरकार। क्या आप उम्मीद करती हैं कि 2023 में ये जीतेंगे? और आप क्या इनको अपना वोट देंगी? क्या आपको रसोई घर में आज 44% महंगाई का सामना नहीं करना पड़ रहा? तो देखिए, इस प्रकार के जो तमाम मुद्दे हैं ज्वलंत, जिनके ऊपर मोदी सरकार ने 2013 से लेकर और आज तक 8 साल बाद तक कोई काम नहीं किया है। जी। अग्निवीर योजना लाए थे, अग्निवीर बना दिया नीतीश बाबू ने इनको बिहार में। सर, इस पे हम अलग चर्चा कर लेंगे। बहुत सारे सवाल आपने दागे हैं। राजाराम शिवहरे जी क्या कहेंगे? टिट फॉर टेट की राजनीति, जब महाअघाड़ी सरकार गिरती है तब आप लपक कर सरकार बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब वही दिशा और दशा जब आपको दिखाई जाती है तो तमाम आरोप की बौछार हो जाती है। अब इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार ने तो अपना अस्त्र चल दिया है, अब किस ब्रह्मास्त्र के साथ आप तैयार हैं? देखिए सुनीता जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पलटू राम चाचा हमने नहीं कहा जी, वो मैंने साफ वो आप भी समझ रहे हैं। लालू यादव जी ने क्या कहा था आपको मालूम है? गिरगिट शब्द बोला था नीतीश कुमार के लिए। और एक बात बताइए, जितनी बार भी इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, हमेशा इन्होंने अंतरात्मा की आवाज से दिया है। जब भाजपा का साथ छोड़ा तब भी अंतरात्मा की आवाज आई, जब आरजेडी के साथ छोड़ा तब भी जनता दल के जिनकी अंतरात्मा की आवाज आती। जब भी ये पद छोड़ते हैं और अंतरात्मा की आवाज आती है और उन्हीं लोगों के साथ दोबारा गठबंधन बनाते हैं। अब एक बात बताइए, जब ये भ्रष्टाचार में यदि नैतिकता की सरकार चलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने आरोप लगाया था कि वो जिस घोटाले में फंसे थे IRRTC के, और इन्होंने कहा था कि मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता, मेरा दम घुट रहा है। तो अब आप बताइए, फिर वो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर कहां से साबित मतलब दाग नहीं बचा जो फिर उनके साथ बैठ गए। नीतीश कुमार तो अवसरवाद की राजनीति करते हैं। इनको जब तक अपनी कुर्सी सुरक्षित दिखाई देती है तब तक ये राजनीति करते हैं। जैसे ही इन्हें कुर्सी का खतरा लगता है ये अपना दल बदल लेते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि इनकी तो पूरी कांग्रेस जमानत पे चल रही है। एक भी नेता इनका ऐसा नहीं है जो बिना जमानत के हो। अरे भ्रष्टाचार के आरोप लगा। गुप्ता जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप सुन तो लीजिए। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन तो लीजिए, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पे, आपके उपाध्यक्ष जमानत पे, आपके महामंत्री जमानत पे, आपके प्रवक्ता जमानत पे। ऐसा कौन सा नेता है आपके पास जो बिना जमानत का हो? आप मेरे 10-20 नेताओं के नाम बता दीजिए गुप्ता जी जो बिना जमानत के हो। अरे गले गले तक तो आप डूबे हुए हो। भ्रष्टाचार तो आपने शुरुआत की है। अभी हेराल्ड केस ही उठाए कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो। आपके नेता काले काले कपड़े पहन के मंदिर का बनाने का विरोध कर रहे हैं 5 अगस्त के दिन, जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी। आप उस दिन काले कपड़े पहन के प्रदर्शन करते हो शुक्रवार के दिन। अरे आपको शर्म आना चाहिए गुप्ता जी। आप वरिष्ठ हो, चुप रहिए, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, अपने आप को धीरज रखिए, सुन लिए। बोलना जानते हो, सुनना भी। भगवान ने आपको तो कान सुनने के लिए दिए, आप सुनिए तो जरा। अरे सोनिया गांधी को समझाइए कि आपके ऊपर तो अरे कितने केस है। अरे आप त्याग पत्र दीजिए। लगाने से की राजनीति आप बेच रहे हो, तिरंगा बेचने पे आ गए आप लोग। गुप्ता जी आपने जिसको स्टार प्रचारक बनाया, आज वही संत तुम्हारा आज की रैप केस में फंसा हुआ है। किस नैतिकता की आप बात करते हो? अरे सबसे पहले आपके नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को रिजाइन करना चाहिए। स्मृति बाबा को आपने स्टार जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मुझे रुख करना है। राजाराम शिवहरे जी आपकी बात अगर पूरी होगी, हालांकि बहुत सारे इल्जाम आपने लगा दिए हैं, सूरज जायसवाल जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत सीधी बात कहना चाहता हूँ। जहां तक ये बात की अवसरवादिता की बात की है राजाराम शिवहरे जी ने, जी आज वक्त किस बात का है? आज वक्त इस बात का कि लोग लोकतंत्र को बचाएं। और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार का रवैया भारतीय जनता पार्टी ने एक अजगर रूपी करके और सभी छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया है, ये तो कभी आप, मुझे लगता है कि ये इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं। ये जनमत को नहीं के पास जाना चाहते हैं, ये तो जनमत को धनमत के माध्यम से खरीदना चाहते हैं आज के समय पे। और जहां तक ये अपराधी की बात कर रहे हैं, तो मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी ड्रग माफिया है। और जिस प्रकार से लाखों करोड़ रुपए का ड्रग इनके जो सहयोगी हैं अडानी, उनके एयरपोर्ट से पकड़ा जा रहा है, वो आज कहाँ से आ रहा है और देश के हर नौजवान के पास जा रहा है वो ड्रग। वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
आज तक ईडी ने वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आज तक किसी प्रकार के सूरज अडानी जायसवाल के जी, खिलाफ ये चीजें आज ही आप देख पा रहे हैं सर। इससे पहले आपने नहीं देखा जब आपने 2017 में साथ देकर आप सरकार में आए, तब आपने बात नहीं देखी कि अडानी जी ने आज ही ड्रग्स का सप्लाई किया, जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। उसको नहीं, उस वक्त ड्रग्स पकड़ा नहीं गया था जी, अभी पकड़ा गया है। 2 साल के अंदर ड्रग्स पकड़े और गए। तमाम भी आरोप है सर। ये क्या 1-2 दिन की बात है या 8-10 दिन की बात है जब आपकी पूरी रणनीति तय हो रही थी? देखिए, बहुत मैं बात बता दूं जी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चरित्र बदला है जी, और 2 साल के अंदर, और जिस प्रकार से उसने अपने सहयोगियों को, सहयोगी दलों को खत्म करने का प्रयास किया है, यही कारण था कि आज हमने देखा कि हमारी पीठ पे जो छुरा भोंका जा रहा है, हम अपने आप को खत्म करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं ले सकते ना। और भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों को सत्ता से बाहर करती थी, आज खुद सत्ता से बाहर हो गई है बिहार के अंदर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिहार का असर नहीं है, इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, इसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा, और अभी बहुत जल्द इसका असर आपको गुजरात में देखने को नजर आएगा। बिल्कुल। तो तमाम सर, समय की कमी है, हमारे साथ गुप्ता जी जुड़े और राजाराम शेवारे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सूरज जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू से जुड़े। तमाम चर्चाएं हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब 2014 में आए थे, 2024 में नहीं रहेंगे, ये बात नीतीश कुमार जी ने की है। कुल मिलाकर ये इशारा कर दिया है कि 2024 का जो अग्निपथ है वो नरेंद्र मोदी के लिए तैयार करने की पूरी रणनीति महागठबंधन बना रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बीच क्या सर्वमान्य बनाकर नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले भी हमने आम चुनाव देखे जब बढ़ चढ़कर बहुत से चेहरे पेश किए गए, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की आंधी आई उसके बाद सब धराशायी हो गए। अब इन तमाम आरोपों के बीच जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के साथ कितना गठबंधन जो है महागठबंधन के तौर पर एक साथ रहता है और चुनौती दे पाता है नरेंद्र मोदी को, या यूं कहा जाए कि 2022 की ये अंगड़ाई 2024 तक किस लड़ाई में तब्दील होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।